स्विट्जरलैंड के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज ने 47 पन्नों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। अभी तक चीन, पाकिस्तान और अमेरिका भी इस ऑपरेशन को लेकर झूठ फैला रहे थे, लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद वो सारा का सारा झूठ अब खत्म हो गया है। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर इसलिए भी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योंकि CHPM किसी भी दक्षिणी एशियाई देश से राजनीतिक रूप से नहीं जुड़ा है और इस रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 88 घंटे के भीतर ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी और हालात ऐसे बन गए कि 10 मई को पाकिस्तान को सीज फायर की मांग करनी पड़ी, जैसा कि आप इस रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। ये रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये किसी भारतीय या पाकिस्तानी सोर्स की रिपोर्ट नहीं है, इसे एक मिलिट्री हिस्टोरियन ने लिखा है। इसमें दोनों पक्षों की गलतियां, सफलताओं और सीमाओं को खुलकर बताया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि शुरुआती रात में जब IAF को झटका लगा था तो 3 दिनों के अंदर ही बाजी कैसे पलट गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 900 से ज़्यादा ड्रोन्स, मिसाइल्स और साइबर अटैक्स किए, वो सभी के सभी फेल क्यों हो गए और किस पॉइंट पर आकर पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से टूट गई। आइए इस रिपोर्ट के हिसाब से समझते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने 9 मई की रात एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड एयर ऑपरेशन लॉन्च किया। इसमें फाइटर जेट्स के साथ साथ 300 से ज़्यादा ड्रोन्स, JF-17 से दागी गई CM-400 AKJ मिसाइल्स, साइबर अटैक्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, सब कुछ एक साथ इस्तेमाल किया गया। भारत के लिमिटेड अटैक्स के जवाब में पाकिस्तान ने पूरी वॉर छेड़ दी थी। पाकिस्तान के इन हमलों का असली मकसद था इंडियन एयर डिफेंस को ट्रिगर करना ताकि उनके रडार्स एक्टिव हों और PAF उन्हें लोकेट कर सके। पाकिस्तान ने लो कोस्ट डिकॉय ड्रोन्स के साथ तुर्किश YH-3 सुसाइड ड्रोन्स, सोंगर आर्म ड्रोन्स को मिक्स किया। ऊपर से बेरख्तर TB2 अकिंची ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड से गाइडेड स्ट्राइक्स के लिए तैनात किए गए। लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट की ओर इशारा किया गया है। स्विस एनालिस्ट कहते हैं कि भारत इस टैक्टिक से सरप्राइज नहीं हुआ। IAF और आर्मी ने रडार्स को लगातार ऑन रखने की बजाय शॉर्ट बर्स्ट एक्टिवेशन स्ट्रेटजी अपनाई। इसका मतलब यह है कि रडार्स तभी ऑन किए जाते थे जब टारगेट फायरिंग रेंज में हो और इसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर पाकिस्तानी ड्रोन्स एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, जैमिंग और स्पूफिंग से गिरा दिए गए। PAF इंडियन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल मैप ही नहीं कर पाया। पाकिस्तान की ये पहली बड़ी कोशिश फेल हो गई, जिसके बाद 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा अग्रेसिव किया। इस बार पाकिस्तान ने 600 ड्रोन्स, फतेह-1 और फतेह-2 रॉकेट्स, HARF-2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और F-16 के साथ साथ JF-17 फाइटर्स को भी मैदान में उतार दिया। इनके निशाने पर थे आदमपुर, श्रीनगर और कच्छ एयर बेसिस और उनके पास तैनात S-400 सिस्टम्स। PAF ने दावा किया कि आदमपुर में S-400 को न्यूट्रलाइज किया गया, लेकिन स्विस रिपोर्ट कहती है कि कोई वेरीफाइड डैमेज नहीं मिला, इसलिए यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के इस प्रयास के फेल होने की असली वजह थी इंडियन सैम बैटरीज रीलोकेट हो रही थी। रडार्स की एमिशंस बहुत ही लिमिटेड थी और IACCS और अक्षतीर के इंटीग्रेशन से एक कॉम्बाइंड एयर पिक्चर बन रही थी। इस नेटवर्क ने सिविलियन इनपुट्स, ऑप्टिकल सेंसर्स और लिमिटेड रडार डेटा को फ्यूज किया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सैचुरेशन काम नहीं आई, इंडियन एयर डिफेंस पोजीशंस ट्रैंगुलेट ही नहीं हो सकी और यहीं से मोमेंटम भारत की तरफ शिफ्ट होने लगा। अब बारी भारत की थी। स्विस रिपोर्ट के हिसाब से भी 7-8 मई की पाकिस्तानी कार्रवाई के बाद भारत ने पहले से प्लान्ड सेकेंड स्टेज एस्केलेशन एक्टिवेट किया। 8 और 9 मई को IAF ने हारोप और हार्पी लॉइटरिंग म्यूटेशन से पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार्स और SM साइट्स को टारगेट किया। इसके बाद कम से कम 12 एयर डिफेंस साइट्स पर स्ट्राइक किए गए। चुनियन और पसरूर के अर्ली वार्निंग रडार्स न्यूट्रलाइज किए गए। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट के हिसाब से एक इंडियन S-400 बैटरी ने एम्बुश मोड में PAF के ARI, AEW एंड C एंड EW एयरक्राफ्ट को लगभग 300 मीटर की दूरी पर एंगेज किया। IAF ने इसे डिस्ट्रॉय करने का दावा भी किया।
पाकिस्तान ने डैमेज को लिमिटेड बताया, लेकिन स्विस रिपोर्ट कहती है कि कंप्लीट सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पीएएफ की सिचुएशनल अवेयरनेस बुरी तरह डिग्रेड हो गई और यहीं से पाकिस्तानी रडार्स ने एमिशंस बंद की, जिसका सीधा फायदा आईएएफ को मिला। जिसके बाद 9 मई की रात पाकिस्तान की तीसरी वेव के बाद आईएएफ ने 2 से 5 के बीच डिसाइसिव हमले किए, जिनमें ब्रह्मोस, स्कैल्प ईजी और रैम्पेज मिसाइल्स को SU-30 MKI, जगुआर और रफाल से इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए लॉन्च किया गया और इनके निशाने पर थे पाकिस्तान के 200 किलोमीटर अंदर के नूर खान एयरबेस, मुरीद ड्रोन हब, रहीम यार खान के रनवे, सैम बैटरीज और मल्टीपल एयरबेसेस। 10 मई की सुबह 10 बजे आईएएफ ने दूसरी वेव लॉन्च की। इस बार मैंड एयरक्राफ्ट और रनवे सीधे निशाने पर थे। स्विस असेसमेंट के हिसाब से सरगोधा एयरबेस ऑपरेशनल नहीं रहा, जकोबाबाद में F-16 हैंगर हिट हुआ और भोलारी में एरियाई हैंगर डैमेज कर दिया गया। आईएएफ का असेसमेंट कहता है कि 4 से 5 F-16, 1 एरियाई, 1 C-130, कई मेल ड्रोन्स और 2 रडार, 1 SEM बैटरी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। पाकिस्तान इन सारे लॉसेस को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन दोपहर तक सीज फायर की रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आ चुकी थी। 12 मई के ट्वीट के हिसाब से एयर मार्शल भट्टी की ये बात सही साबित हुई, जिसमें वो कहते हैं कि भय बिन प्रीत न होए। स्विस रिपोर्ट के हिसाब से 7 मई की पहली एयर एंगेजमेंट में आईएएफ को नुकसान हुआ, जिसमें कम से कम 1 रफाल, 1 मिराज 2000 और 1 दूसरे फाइटर को नुकसान के संकेत मिले और इस लॉस के पीछे बहुत से कारण थे, जैसे कि पाकिस्तान अटैक का सरप्राइज फैक्टर, PL-15 मिसाइल की रेंज को अंडर एस्टिमेट करना। रफाल लॉस का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया क्योंकि खुफिया एजेंसीज ने यह मिस कर दिया कि PL-15 मिसाइल की रेंज क्या है, जिस वजह से हमें यह नुकसान हुआ। इसके साथ ही एरियाई प्लस लिंक 17 डेटा लिंक से कोऑपरेटिव एंगेजमेंट, फाइटर्स का रडार साइलेंट लो एल्टीट्यूड अप्रोच। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि आईएएफ ने उसी सेटबैक से टेक्टिकल अडेप्टेशन की और अगले 72 घंटे में पूरी बैटलफील्ड की जो तस्वीर है वो बदल कर रख दी, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट की गई।